अच्छा। हाँ, टीचर का भी कौन है अच्छा आवाज़ लाइट हो गई। नमस्कार। पूछ लीजिए कि कुछ लोग अपना फीडबैक भेजेंगे, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो कृपया बतावें। जो लोग कनेक्टेड हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, बतावें। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वह है बिहार में जो वैकेंसीज़ का दौर चल रहा है, उस दौर में जो बहाली होगी उसमें आपको मालूम होगा कि कुछ सीट रिजर्व है। 50% सीट रिजर्व होता है और 50% अनरिजर्व होता है, अनारक्षित होता है। ये जो 50% आरक्षित है उसमें 16% एससी के लिए है, 1% बिहार में एसटी के लिए है, उसके बाद ओबीसी के लिए 12%, 3% महिला के लिए, कुल 50% आरक्षित होता है और 50% अनारक्षित होता है। इस अनारक्षित वर्ग में पूरे देश के सभी राज्यों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार की विडंबना है। यहाँ कोई लोकल रिजर्वेशन नहीं है। कुछ अन्य राज्यों में है जहाँ बेरोजगारी की समस्या थी, वहाँ की सरकार ने रिजर्वेशन लगाया, लोकल रिजर्वेशन, तो जिसे डोमिसाइल पॉलिसी कहते हैं। बिहार में कोई डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। बिहार के लोगों के लिए कोई डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है अभी वर्तमान में, जिसके चलते क्या होता है कि बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार की प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, स्कूलों में, कॉलेजों में बड़ी संख्या में आते हैं। अभी पिछले 2 वर्ष पहले कुछ वैकेंसी आई थी और उसमें बहाली भी हुई कॉलेजों में लेक्चरर्स के पद की, और उसमें देखा गया कि अंग्रेजी में अनरिजर्व कोटा, 50% अनरिजर्व कोटा में केरला के जो कैंडिडेट्स थे 80% आ गए। 80% केरला के लेक्चरर हो गए, 50% कोटा जो अनरिजर्व है उसमें। और वेस्ट बंगाल के फिजिक्स में 78% लेक्चरर की बहाली हुई। वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स, बिहार के बच्चे छट गए। और की बात तो और करें, मैथमेटिक्स में भी इसमें बिहार अच्छा माना जाता है। मैथमेटिक्स में भी यूपी के लेक्चरर्स आए, यूपी के कैंडिडेट्स। और तो और जो हमारे मिथिलांचल की बोली है मैथिली, मैथिली में भी 20% सीट दूसरे राज्यों के लोग लेके चले गए, यूपी के लोग। और फिर संस्कृत में भी, संस्कृत जो मिथिलांचल की भाषा रही है, बिहार में बोली जाती थी संस्कृत। यहाँ पढ़ाई होती है एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में, कॉलेजों में। काफ़ी संस्कृत कॉलेजेज हैं बिहार में, स्कूल भी हैं, संस्कृत स्कूल हैं। उसमें लेक्चरर की बहाली हुई तो बिहार के कोटे के तकरीबन 20% चले गए बाहर के दूसरे राज्यों में। तो ये जो स्थिति बन रही है बिहार में, और अभी जो वैकेंसी फिल होने वाली है, रिक्तियाँ निकली हैं, एसटीईटी होने वाला है, तो इसमें क्या स्थिति होगी अगर बिहार में लोकल रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ तो, डोमिसाइल नीति यहाँ नहीं हुई तो फिर से ये सीट जो बिहार के नवयुवकों को जानी चाहिए वो दूसरे राज्य में चली जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा हम क्यों करते हैं? शायद कुछ कहने वाले कह सकते हैं कि और यहाँ पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। ये श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी का, वरिष्ठ अधिकारी का बयान आया था जब बातें आई पिछले 2 वर्ष पहले, जब बहाली हो रही थी और बिहार में दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स
का सिलेक्शन हुआ इतनी बड़ी संख्या में, इंग्लिश में, फिजिक्स में। तो जब बातें उभर के आई, मीडिया में रिपोर्ट आई, तो श्रम मंत्रालय से कहा गया एक वरिष्ठ अधिकारी का कि बिहार के एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कंपटीशन में दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। लेकिन ये गलती किसकी है? हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है कि हमारे बच्चे compete नहीं कर पाए? हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? उसके क्या कारण? खास करके जब उच्च शिक्षा की बात करें, क्योंकि अभी बहाली ग्रेजुएट्स और ऊपर के जो डिग्री धारक लोग हैं उनकी बहाली होगी। तो ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करके दूसरे बच्चे कर जाते हैं? और डोमिसाइल नीति क्यों होनी चाहिए बिहार में? इस पे सोचने की ज़रूरत है। जब देखेंगे आप डाटा उठा के तो पता चलेगा कि पिछले तकरीबन 15 वर्षों से बिहार के कॉलेजेज में लेक्चर की बहाली नहीं हुई। रिटायर करते गए प्रोफेसर्स और उनके जगह पर कोई बहाली नहीं हुई। जब सर से ऊपर पानी चढ़ गया तो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। काफ़ी दिनों तक रह गए बिना लेक्चरर्स के। बहुत कम संख्या लेक्चरर्स की बची थी। डिपार्टमेंट नील होने लगे। ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें एक भी लेक्चरर नहीं है। इस तरह की जब बातें होने लगी तब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। आप एक एग्जाम्पल ले लें, बेगूसराय में जीडी कॉलेज है। इस इलाके का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। इसमें तकरीबन 127 लेक्चरर के पद सैंक्शन है, स्वीकृत है। और ये स्वीकृति तब की है जब बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या वहाँ मुश्किल से 3000 के आसपास होती थी। तकरीबन 1982 में इतने पद सृजित थे। बच्चों की संख्या उसमें बहुत ही कम होती थी। आज जब बच्चों की संख्या जीडी कॉलेज में 25,000 के आसपास है, वहाँ इनरोलमेंट स्टूडेंट्स का 25,000 के आसपास है। और तब प्रोफेसर की संख्या कितनी है, कितने लेक्चरर हैं? 63 के आसपास, और बाकी पद खाली है। तो अगर प्रोफेसर नहीं रहेंगे, लेक्चरर नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? एक प्रोफेसर के पीछे अगर 500 बच्चे होंगे तो कैसे क्लास होगा? जाहिर है पढ़ाई नहीं हो पाती है, या होती है तो खानापूर्ति जैसी होती है। आरके कॉलेज मधुबनी, वहाँ का अगर डाटा लेंगे आप, वहाँ 126 सैंक्शन पद हैं, जिसमें से करीब 64 पद खाली पड़े हुए हैं। और वहाँ जो लेक्चरर हैं उसमें से भी अधिकतर लेक्चरर पहले तो 30 ही थे, फिर कुछ गेस्ट लेक्चरर करके लिया गया, कुछ कमीशन से आए, तो 64 के आसपास हो गए। तो अभी बहाली जब हुई तो गेस्ट लेक्चरर, अतिथि शिक्षकों के, अतिथि लेक्चरर हैं। अतिथि लेक्चरर से कैसे शिक्षा व्यवस्था चलती होगी हायर एजुकेशन? तो इसमें किसका दोष हुआ? क्या बच्चों का दोष है या हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है? हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी, अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ठीक से, तो बच्चे कैसे, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? बच्चे कैसे क्वालिफाई करेंगे किसी भी कंपटीशन में? तो इस स्थिति में दोष किसका है? क्या उन बच्चों का दोष है? और अगर दोष नहीं है तो हम उनके लिए क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनावें जिससे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके? जितने लेक्चरर की ज़रूरत है उतने लेक्चरर की बहाली करें। जब प्रोफेसर रिटायर करने लगें उससे पहले ही उनके जगह पर दूसरे प्रोफेसर की बहाली हो जाए। क्यों हम इतना दिन तक इंतज़ार करें कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तब बहाली की प्रक्रिया शुरू करेंगे? ऐसा क्यों करते हैं? इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली जाएगी? तो अभी जो बेरोजगारी की समस्या बिहार में है, उसमें सबसे पहले आवश्यकता है कि हम लोकल रिजर्वेशन दें बिहार के बच्चों को। यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं और हायर डिग्री धारी MSc, MA, PhD करके जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हमें नौकरी देनी है। और उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई करिए, क्योंकि सभी स्टेट में अलग अलग मार्किंग पैटर्न है, अलग अलग सिस्टम है। कहीं पे मार्किंग
बहुत लीनियंटली होता है। 95% आराम से बच्चों को आ जाता है, कहीं पे 63% आते हुए 65% लाते लाते हालत ख़राब हो जाती है बिहार में। तो ये जो डिफरेंशियल मार्किंग सिस्टम है, जिसके चलते बिहार के बच्चे फिर सफ़र करते हैं। बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनका पलायन होता है। मज़दूरों का पलायन तो होता ही था बड़े स्तर पर, पढ़े लिखे नौजवानों का भी पलायन होता है दूसरे राज्यों में। और दूसरे राज्यों में क्या स्थिति होती है ये आप सब लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, बिहारी कह के उनको चिढ़ाया भी जाता है, अक्सर होता है। तो ऐसा क्यों? हमारे बिहार के नौजवानों को ये स्थिति क्यों बर्दाश्त करनी पड़े, ये स्थिति क्यों आवे कि उनको दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़े? ऐसा क्यों हो? ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले अभी आवश्यकता है, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आने वाली है, रिक्तियों को फिल किया जाना है लाखों की संख्या में, शिक्षा से लेके, स्कूल कॉलेज से लेके, न्यायिक सेवा में, प्रशासनिक सेवा में और अन्य जगह पर भी। तो सबसे पहले बिहार में विधानसभा का सत्र बुला के इसमें चर्चा होनी चाहिए कि डोमिसाइल नीति, लोकल रिजर्वेशन पॉलिसी लगाया जाए, यहाँ लागू किया जाए, इसके लिए विधेयक लाया जाए और बिहार के बच्चों के लिए जो अनरिजर्व 50% कोटा है उसमें लोकल कैंडिडेट्स पहले आएंगे और जब लोकल कैंडिडेट्स नहीं होंगे तब बाहर के बच्चों को लिया जाए। उसके लिए 10% सीट अगर हम रखें बाहर ऑल इंडिया लेवल के लिए तो काफ़ी होता है। 90% सीट्स बिहार के लोकल युवकों के लिए होना चाहिए रिजर्व। ये डोमिसाइल नीति बिहार की बने, अवश्य बने, यथाशीघ्र बने। समय कम है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना जल्दी संभव हो सके स्पेशल सत्र इसके लिए बुलाया जाए और बिहार के बच्चों को उनके लिए लगाया जाए डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति जब होगी तो बिहार के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, बिहार के बच्चों को मास स्केल पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संकट का दौर चल रहा है, मैं आप सब लोगों के लिए और आपके परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।